गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लाइट में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, साथ ही साथ चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहां पर अभी आपको कुछ डायग्राम्स, कुछ टेबल दिखाई दे रहे होंगे। ये पिछले क्लास की पुनरावृत्ति है। इसको करने के बाद हम आगे की क्लास बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए पहले का दोहराव जरूरी होता है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देर न करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था उसका दोहराव कर लेते हैं। हमने प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण में आपको बताया था। उसके लिए एक टेबल बनाया था, एक नंबरिंग किया था, 1 2 3 4 5। 1 पर जब वस्तु है तो 5 पर प्रतिबिंब बनेगा, 2 पर वस्तु है तो 4 पर बनेगा, 3 पर है तो 3 पर बनेगा, 4 पर है तो 2 पर बनेगा, 5 पर है तो 1 पर बनेगा, और 6 पर है यानी फोकस और पोल के बीच में है तो वास्तविक नहीं बनेगा, इसलिए शून्य हमने लिख दिया है, वो काल्पनिक बनेगा। जब यहां से यहां के बीच में होता है तो इमेज पीछे चला जाता है। इसको आप पहले देख चुके हैं, बस केवल रिवीजन के लिए हमने लिखा है। ये जोड़ने पर 6 होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए लिखा गया है। एक चीज और यहां पर आप देख लीजिए, यह है फोकस। फोकस से लेफ्ट साइड में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो उसका इमेज रियल बनता है, वास्तविक बनता है। जब फोकस से बाईं तरफ वस्तु को रखा जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब फोकस से दाहिनी तरफ में राइट साइड में ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाता है तो उसका अनरियल, काल्पनिक, इमेजिनरी इमेज बनता है, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी फोकस ही वो स्थान है जहां से वास्तविक और काल्पनिक की सीमा रेखा का बंटवारा होता है। यहां से इधर हो गया तो वास्तविक हुआ, यहां से इधर हो गया तो काल्पनिक हो गया। जब फोकस पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इतना बड़ा बनता है कि वो दिखाई नहीं देता है, इतना बड़ा बनता है कि उसको देख नहीं पाते हैं। आप अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में जाकर के उसको देख सकते हैं। इतना इनलार्ज वो फिगर होता है कि समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज है। यानी फोकस से, एक बार फिर इसको देख लें, फोकस से बाईं तरफ यदि वस्तु हो तो रियल इमेज होगा, फोकस से दाहिनी तरफ वस्तु हो तो काल्पनिक इमेज होगा। चिन्ह परिपाटी, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती हैं। यहां से दाहिनी तरफ की मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है और यहां से बाईं तरफ की मापी गई दूरी निगेटिव होती है। यानी यहां से जब हम इस साइड में आपतित प्रकाश की दिशा में लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से लेफ्ट साइड में लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। यहां से जब हम ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे लेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। वस्तु को हमेशा सीधा रखा जाता है, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर रखना चाहिए, ये परंपरा चला आ रही। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर ही रखने की परंपरा है। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब की स्थितियों को देखा था, उसमें 2 स्थितियों की चर्चा की गई थी। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है, वो बहुत सूक्ष्म बनता है। जब अनंत और पोल के बीच में वस्तु आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है। तो ये अवतल और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों की चर्चा हुई, एक बार पुनः इसका दोहराव हो गया। अब आगे हम देखें इसका क्या उपयोग है, एप्लीकेशंस क्या है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण के उपयोगों को पहले हम देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ कनकेव, अवतल दर्पण के उपयोग।
कहां कहां इसका उपयोग होता है? डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। हजामत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल सवाल है। आइए समझ लें क्यों होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहती है, यहां पर जब वस्तु रहती है तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। तो हजामत बनाते समय यदि चेहरे को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वैसी परिस्थिति में वस्तु को यानी अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ता है। चेहरे का सीधा, बड़ा और काल्पनिक इमेज बनता है। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। नाक, कान, गले की जांच। ईएनटी विभाग, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, नाक कान गले की जांच में इसका उपयोग डॉक्टर्स करते हैं। इसमें होता क्या है कि अपने सिर पर वो एक अवतल दर्पण लगाए रहते हैं और सामने बल्ब जलता रहता है या कोई प्रकाश स्रोत रहता है। वो प्रकाश की किरण उस दर्पण पर आती है और दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के रोगी के नाक में, कान में या गले में लाइट जाता है और तब वो सामने से अपनी आंखों से वो डॉक्टर्स उसको देख लेते हैं आसानी से कि क्या बीमारी है। तो नाक, कान, गले की जांच के लिए इसका उपयोग लोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, सोलर कुकर पानी गर्म करने के लिए, गर्मियों के दिन में सोलर कुकर का उपयोग, क्योंकि धूप अधिक होगी, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, समानांतर किरणें, उन किरणों को यह अवतल दर्पण फोकस पर अभिसरित करता है और जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। धूप में कागज के टुकड़े को जलाना हो तो वैसी परिस्थिति में भी अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा उसको फोकस करेंगे कि सूर्य का सूक्ष्म से सूक्ष्म इमेज उस कागज पर पड़े। गैलीलियो का नाम सुने होंगे, आर्किमिडीज का नाम सुने होंगे। ये लोग बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, आर्किमिडीज ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, शत्रु से लड़ाई के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया। इतने बड़े बड़े अवतल दर्पण उन्होंने सेट किए कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इतनी तीव्र गति से फोकस पर केंद्रित होती, अभिसरित होती थी कि समुद्र में आने वाली शत्रु सेना को जला देती थी। और इस आधार पर उन्होंने अपने राज्य में युद्ध जीता था, शत्रु को समाप्त किया था। तो ये विज्ञान की देन है। ये इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सर्च लाइट, हेडलाइट यानी अग्रदीप, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग होता है।
क्योंकि ये एक पॉइंट पर ले जाकर के प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, अभिसरित करता है। टेबल लैंप में इसका उपयोग होता है, टॉर्च में इसका उपयोग होता है, इस तरह से बहुत से उपयोग हैं। अब आइए उत्तल दर्पण के उपयोग की चर्चा कर लें। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर पीछे के दृश्य देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वाहनों में साइड में उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिसके चलते पीछे से आने वाले वाहन को चालक आसानी से देख लेता है। बहुत दूर से आने वाली वाहनों को भी उत्तल दर्पण कैच करता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा उसका दृष्टि क्षेत्र होता है, विस्तार होता है उसका। इसलिए व्यापक दृष्टि क्षेत्र होने के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक और इसका उपयोग है गलियों में स्ट्रीट लाइट के। गलियों में आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट, जैसे पोल हो गया और यहां पर इस तरह का, अब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इधर फैलेगी, फैलेगी चारों तरफ, क्योंकि अपसरित तो होती है, उसमें डाइवर्ज होती हैं। उत्तल दर्पण में डाइवर्ज होती हैं प्रकाश की किरणें, फैलती हैं। तो स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग आप याद रखिएगा। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, नॉलेज के लिए भी आवश्यक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न आता है, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण दूर से आने वाली, अनंत से आने वाली या प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को फोकस पर अभिसारित कर देता है, एक बिंदु पर अभिसारित करता है। आप प्रतिबिंब की स्थितियों में इसको देखे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद जो भी किरण लौट रही है वो फोकस से होकर के ही लौट रही है, चाहे वो कहीं से भी आए, वो अंत में फोकस से होकर के ही जाती है, यानी फोकस पर इकट्ठी होती हैं। इकट्ठी होने का मतलब अभिसरित होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। देयरफॉर कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। इसके ठीक विपरीत उत्तल दर्पण दूर से आने वाली किरणों को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ऐसा ये मालूम होता है, ऐसा आभास होता है कि ये किरणें भीतर से किसी बिंदु से आ रही हैं, भीतर के किसी बिंदु से आ रही हैं, वो बिंदु फोकस होता है, यानी फोकस से वो फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं। उत्तल दर्पण दूर से आने वाली यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को अपने फोकस से अपसरित करता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। तो यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। यह प्रश्न आप याद रखेंगे, प्रश्न के उत्तर भी याद रखेंगे, चित्र भी बना देंगे। चित्र जब भी बनाएंगे पेंसिल, कंपास, स्केल इन सब का यूज करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, फिगर अच्छा लगेगा, मार्क्स अच्छा मिलता है। आइए पहचान, कैसे पहचान लें कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसकी पहचान क्या है? समतल दर्पण है, अवतल
उत्तल और समतल, इसकी पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे? दो परिस्थितियां हैं, दो कंडीशंस हैं। एक तो हम टच करके, स्पर्श करके बता सकते हैं कि दर्पण किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज ये जो बुक है, टच करते हैं, यदि इसका परावर्तक सतह समतल है तो समतल दर्पण हो। यदि परावर्तक सतह इस तरह से अंदर की ओर धंसा हुआ है, इस तरह से है, ऐसे, तो ये अवतल हुआ, इसका तल अंदर की ओर है। यदि परावर्तक सतह इस तरह से हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, तो ये उत्तल है। तो टच करके, स्पर्श करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि समतल है कि अवतल है कि उत्तल है। एक बार फिर सुन लें, परावर्तक सतह यदि समतल हो तो समतल दर्पण हुआ, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है तो अवतल, यदि परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण। ये तो हुआ स्पर्श करके। बिना स्पर्श किए भी हम इसकी पहचान बता सकते हैं। वो कैसे? स्टैंड में 3 मिरर समतल, उत्तल, अवतल आपके सामने लगे होंगे। आप कोई वस्तु ले जाए, उसके सामने पेंसिल ले जाइए, अपने चेहरे को ले जाइए। मान लीजिए ये पेन है, इसको हम ले जाते हैं, आगे पीछे इसको करते हैं। यदि यहां पर वस्तु है तो इसका इमेज बनेगा दर्पण में। आगे ले जाते हैं या पीछे ले जाते हैं, अब ध्यान देते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? कि उसका इमेज कैसा बनता है। यदि हमेशा समान आकार का, साइज समान हो, दूरी समान हो, जैसे वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी, ये यदि समान हो हमेशा, साइज और दूरी, डिस्टेंस एंड साइज, तो यह किस प्रकार का दर्पण हो सकता है? समतल दर्पण होगा। समान दूरी हो, साइज समान हो, समतल दर्पण होगा। नजदीक ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, यदि छोटा बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, उत्तल होगा। वस्तु से छोटा यदि बनेगा, सीधा बनेगा, उत्तल होगा। नजदीक ले जाते हैं, बड़ा बनता है, फोकस से बाहर यानी दूर ले जाते हैं, उल्टा हो जाता है। जहां पर उल्टा आप देख लें वो अवतल होगा। यानी दर्पण में, अवतल दर्पण में ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बाकी इन दोनों में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इन दोनों में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? एक दो बातें और आप समझ लें, याद कर लें, क्योंकि आने वाला जो क्लास है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जिसमें आप दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे। पूरा एक लंबा क्लास होगा, वो पूरा मैथमेटिकली क्लास है। वह पीछे के क्लास को आप रिवीजन करके आइएगा दर्पण सूत्र को सीखने के लिए। यहां पर एक दो बातें और मैं आपको बता दूं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थितियां हैं, 6 स्थितियां बताई गई हैं, उनका भली भांति आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर दर्पण सूत्र, आवर्धन, इन सब की बातें की जाएंगी। उसके बाद आंकिक प्रश्न आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस भी याद रखेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, एक बार फिर इसको बता देते हैं। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है। इसका जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, इसका फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। इसमें रियल यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के इमेज बनते हैं, और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
ये उल्टा बनता है, सीधा बनता है, इसमें केवल सीधा बनता है। तो इस तरह के डिफरेंस अंतर आप याद रखेंगे। एक बात महत्वपूर्ण है जिसको याद रखना है, अवतल दर्पण में दो स्थितियां ऐसी होती है जहां पर वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति में काल्पनिक और विशालित बड़ा, वो स्थिति होती है फोकस और पोल के बीच में। और एक स्थिति है जहां पर वास्तविक और विशालित आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वो एफ और सी के बीच में। उस चीज को भी मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कहां पर विशालित यानी मैग्निफाइड इमेज बनता है और कहां पर छोटा इमेज बनता है। एक बार फिर ऐसा फिगर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये मत सोचिएगा कि बार बार वही फिगर बनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैं बार बार उस टॉपिक की तरफ आ जाता हूं जो मुझे आवश्यक समझ में आता है। यदि कोई बातें छूट रही हों तो आप उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और ये है पोल, दैट इज वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है फोकस, सी और पी के बीच में जब होगा तो मैग्निफाइड इमेज बनेगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को जब हम सी और पी के बीच में रखते हैं तो आवर्धित बनता है, क्योंकि सी पर रखते हैं तो बराबर इमेज बनता है। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है तो बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। और वक्रता केंद्र से यदि इधर हटते हैं इस साइड में तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, और इस साइड में हटते हैं, पीछे हटते हैं तो छोटा यानी ह्रासित। वक्रता केंद्र से राइट साइड में मैग्निफाइड आवर्धित, और यहां से इस साइड में हटेंगे लेफ्ट में तो ह्रासित प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस मैग्निफाइड इमेज में भी दो पार्ट हो जाता है। ये पार्ट वास्तविक होता है और ये पार्ट काल्पनिक। पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसका काल्पनिक इमेज पीछे बनता है, बड़ा बन जाता है, और यहां पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसका इमेज इस साइड में बड़ा बन जाता है। यहां जब वस्तु रहेगी तो इमेज इस साइड में आएगा, यहां पर वस्तु रहेगी तो इमेज इस साइड में जाता है। तो इस बात को भी अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। दोहराव करते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। यदि विषय अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना जिक्र जरूर कीजिए, अपने प्रश्नों को यदि हो तो डालिए। तब तक आप दोहराव करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।